हम खबर देंगे अपने नाज़रीन को। कतर ने मुबैना जासूसी के मुकदमे में इंडियन बहरिया के 8 साबिक मुलाजमीन को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकार गुज़िश्ता साल अगस्त से जेल में हैं। कतरी हुकाम की जानिब से उनके खिलाफ इल्ज़ामात को पब्लिक नहीं किया गया। मुल्ज़िमान कतर की मुसल्लह अफवाज को तरबियत फराहम करने वाले निजी फर्म दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ के लिए काम कर रहे थे और भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने सज़ाओं की तस्दीक कर दी है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। भारत के जासूसी नेटवर्क्स पर दुनिया भर में एक अरसे से तशवीश पाई जा रही है और इंडिया को कतर की जानिब से 8 इंडियन मुलाजमीन को सजाओं पर गहरा सदमा भी पहुंचा है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, कतर ने मुबैना जासूसी के मुकदमे में इंडियन बहरिया के 8 साबिक मुलाजमीन को सजाए मौत सुना दी गई है। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर फरमाइएगा, क्या कहेंगे? भारत का दोहरा मयार एक जानिब अच्छा अपने सामने साबित होता है और कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, ये तो जासूसी गैर मुल्कों में भी कर रहे हैं। यहाँ देखें जी, कि एक तो ये टेररिज्म करवा रहे हैं, वो दुनिया भर में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है। अफगानिस्तान को, इसराइल को यूज करके पाकिस्तान के खिलाफ थे। कुलभूषण यादव को हमने बलूचिस्तान से पकड़ा, जो वहाँ पे क्या कर रहा था, एक वो चीज है। फिर इसके बाद रिसेंटली हमने देखा कि जब ये टेररिज्म उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर स्टार्ट किया, स्टेट टेररिज्म, जिसमें सिखों को यूनाइटेड किंगडम में और कनाडा में उन्होंने असैसिनेट कर दिया था। एंड देन फिर हमने देखा पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी जो माइग्रेट करके आए हुए थे 90s में, उनको यहाँ टारगेट करके मारना शुरू किया है। एक सिख जो लीडर थे यहाँ पे, पंजवर था, उनको भी यहाँ पे असैसिनेट किया है। तो एक तो टेररिज्म इनका था, फिर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में ये शामिल थे। अब ये भी एस्टेब्लिश हुआ कि एस्पिनाज में भी बड़े माहिर हैं कि, और फिर पाकिस्तान में भी एस्पिनाज करते रहे हैं, इनकी एम्बेसी यहाँ पे करती रही है। लेकिन अब जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें इनको डेथ पेनल्टी मिली है, तो वो एस्टेब्लिश हुआ कि ये बेसिकली इसराइल के लिए काम कर रहे थे। इसका मतलब है दे वर वर्किंग फॉर मोसाद, और इसका ये भी मतलब है कि दे वर इंस्ट्रक्शंस इनको मिली है रॉ से कि आपने ये इंफॉर्मेशन देनी है मोसाद को। तो आप इसीलिए दैट्स वाई कि ये इनको ये पनिशमेंट मिली है जब उनको एविडेंस मिला है। सेकेंडली देखिए, इसमें सीनियर ऑफिसर्स शामिल है, 8 बंदे इसमें थे, तो इसमें से 4 कैप्टन है सीनियर रैंक के रिटायर्ड, और 3 कमांडर्स हैं, एंड देयर वाज 1 सेलर। तो इसका एक मैसेज जो है टू दी गल्फ कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को, कि अभी वो कहाँ किस हद तक जाके वो इंडिया पे एतबार कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीजें वहां से हो रही है और उनका नेक्सस है इसराइल के साथ, तो वो तमाम चीजें आपकी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, कतर के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं, उनके ताल्लुकात कैसे होंगे? क्योंकि इससे पहले कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का जो बयान था वो बहुत अहम था कि भारत की जानिब से उन्हीं के सिटीज़न को कत्ल कर दिया जाता है, और असैसिनेशन का एक केस इस वक्त चल रहा है और भारत और कनाडा के दरमियान कशीदा हालात हैं। कतर भी इस हवाले से कोई स्टेप ले सकता है? देखा जी, एक तो ये बड़ा स्टेप लिया है। पहले उनका बड़ा प्रेशर था ऑलरेडी, उनके जब ये अरेस्ट हुए थे लास्ट अक्टूबर में हुए थे प्रॉबली, तो इन पे बड़ा प्रेशर कतर पे था। इंडियन में एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के लोग थे और दाएं बाएं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इनसे बार्गेनिंग हो सके, इनको माफ किया जाए। लेकिन कतर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्पेशली ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रूल्स एंड लॉ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। देखा, अगर कंप्रोमाइज करना होता तो उनको 4 years 5 years करके छोड़ देता, लेकिन उन्होंने डेथ पेनल्टी दी है। थिंग्स वर एस्टेब्लिश्ड। इवन जो कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको भी उन्होंने डिटेन कर लिया है कि इस शक की बुनियाद पे। तो उसको जब वो जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे, दारा ग्लोबल टेक्निक्स है, तो इसका मतलब है कि उसमें माफी का कोई नहीं है और कतर के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे। अब कतर आइंदा सोचेगा, न सिर्फ कतर, जिस तरह मैंने कहा, रेस्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को 10 दफा सोचेंगे कि यहाँ पे अगर वो इंडियंस को लेते हैं या सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में इनको रखते हैं, तो ये शक होगा, इनको यकीन होना चाहिए ये इंफॉर्मेशन वो पास करेंगे टू मोसाद। अच्छा सर, अगर हम देखें इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं जॉर्डन के ऊपर, जो यूएन मिशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा भारतीय फौजी वहाँ पर मौजूद हैं पीस मिशन के ऊपर, और एक सवालिया निशान है कि एक जानिब
اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے، دوسری جانب مسلمان سرحدوں پر انڈین پیس کیپنگ مشنز وہاں پر موجود ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یہ تمام تر صورتحال کیا سوالات نہیں کھڑے کر رہے ایسٹرن اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے؟ دیکھیں جی، سوال تو بڑے کھڑے ہوتے ہیں، اور لیکن اس کے آج کے اس ڈیسیجن کے بعد اویئرنیس تو ایک اور زیادہ کریٹ ہوئی ہوگی۔ سیکنڈلی دیکھیں کہ اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس تو بہت پرانا ہے۔ 1987 میں اگر آپ ریکال کریں تو پاکستان پہ ایک اٹیک کا پلان بنا تھا، اور انہوں نے پاکستان پہ حملہ کرنا تھا، اسرائیلی F-16 نے، اور اسپیشلی انڈین گجرات سے پاکستانی کوہٹا پہ حملہ کرنا تھا، لیکن پاکستان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا اینڈ دے ور وان۔ اور ہم نے جب اٹامک ڈیٹونیشنز کرنے تھے 1998 میں، تو اگین دیر واز اے پلان، اور وہاں سے اسرائیلیز نے اٹیک کا پلان بنا تھا ان کلوز کوآرڈینیشن وتھ انڈیا۔ سو دیئر فور ان کے نیکسس جو ہے نا اسرائیل اور انڈیا کا، وہ بہت قریبی ہے، اور دونوں یہ ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں ان کا ایک ٹارگٹ ہے اور ان کا ایک دشمن ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان۔